स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आर्ट एकेडमी पर। आर्ट एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम यहाँ आर्ट एकेडमी पर आपके साथ। क्लास 11 की फिजिक्स चल रही है, चैप्टर का नाम है फ्लूइड, और फ्लूइड में हम जो काम कर रहे हैं वो फ्लूइड के स्टैटिक्स का काम कर रहे हैं। मतलब अभी फ्लूइड दौड़ा नहीं है हमारा, एक सेगमेंट फ्लूइड का बाकी है जिसमें फ्लूइड दौड़ना बाकी है। अभी डायनामिक फ्लूइड की बातें करेंगे। आज की कहानी जो है वो यूट्यूब प्रॉब्लम्स, थोड़े बहुत पास्कल लॉ और एप्लीकेशंस पर बेस्ड। शुरुआत पास्कल्स लॉ से करते हैं। पास्कल साहब ने नियम दिया वो देखिए, कहते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इवनली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल द डायरेक्शंस। काफी सारी इंग्लिश हो गई, तो इसकी थोड़ी हिंदी कर लेते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज को आसान भाषा में समझाते हैं। हालांकि टेक्निकल को टेक्निकल रहने देना ही ज्यादा समझदारी है। आसान भाषा में समझने का कीड़ा ऐसा आ गया है जिसकी वजह से फिजिक्स को बहुत घटिया स्तर पे हम ले आए। आसान से ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि चीजें गलत ना हो जाएं। ठीक, चल काम की बातें करते हैं। फिलहाल मान लीजिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई लिक्विड भरा हुआ है और मैं आपको लिक्विड भरकर दे रहा हूं। ये सर, और उसके बाद यहां पर एक पिस्टन भी आपने लगा रखा। पिस्टन का मतलब ऐसी कोई एक सरफेस है जो अल्टीमेटली इस फ्लूइड को कहीं से भी लीक होने नहीं देगी, और अगर हम इसे दबाने की कोशिश करें तो दबेगा जरूर, ये इस तरह से। और ये पिस्टन में हम इसे शेड कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ चीजें ठीक ठाक हो रही हैं। पॉइंट्स बनाते हैं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। तो ए का प्रेशर मान लेते हैं लिखा हुआ है कुछ PA, बी का प्रेशर लिखा है PB और सी का प्रेशर लिखा है PC, ऐसा कुछ। ये अभी अपने आप है, मैं इसको रोक नहीं रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, ना इसको दबा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। व्हाटएवर बी द प्रेशर एट A, B and C, वो ये है। और तीनों आपस में बराबर नहीं है। आपको पता है कि डेप्थ ऑफ द पॉइंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस। तो जो टॉप सरफेस है उससे A की डेप्थ अलग है, B की अलग है और C की अलग है, क्योंकि कॉलम तीनों के ऊपर अलग-अलग साइज के हैं, इस वजह से तीनों का प्रेशर अलग होगा। ये लॉ ये नहीं कह रहा है कि इन तीनों का प्रेशर सेम हो जाएगा, बस ये कह रहा है कि मान लो इसमें कोई एक बालक जिसका नाम चुन्नू है, चुन्नू इसके ऊपर डांस करने लग जाए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाए, और जब चुन्नू इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तो लॉजिकली इस लिक्विड पर चुन्नू के वेट की वजह से कोई ना कोई प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप देखें, मान लीजिए कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो F एक्सटर्नल लगी, ठीक, तो कितना एक्सटर्नल प्रेशर आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो आप कहोगे सर F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन। ठीक है, अच्छी बात। जब आप किसी लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर हर पॉइंट पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर डायरेक्शन में। यहां पर कोई D पॉइंट ले ले, यहां पर कोई E पॉइंट ले ले, व्हाटएवर बी द पॉइंट इज, जितना प्रेशर A पर था उसमें ये एक्सटर्नल जो भी प्रेशर बढ़ाया वो ऐड ऑन हो जाएगा। जितना प्रेशर B पर था उसमें जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया वो ऐड हो जाएगा। C का प्रेशर भी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। अभी भी आप देखें A, B और C के प्रेशर्स आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जो तीनों प्रेशर्स में इंक्रीमेंट का अमाउंट है वो इंक्रीमेंट का अमाउंट तीनों में सेम है। अब ये इंक्रीमेंट का अमाउंट जो सेम है यही डिसाइड कर रहा है पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी कन्फाइंड लिक्विड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड कन्फाइंड होना चाहिए। और एक शब्द इसमें और इंपॉर्टेंट है कि आइडियल लिक्विड हो, यानी इनकंप्रेसिबल। अगर कंप्रेस हो गया तो फिर तो डेंसिटी बदल जाएगी और प्रेशर का जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो सारा ड्रामा गड़बड़ हो जाएगा। तो इनकंप्रेसिबल कन्फाइंड लिक्विड में लिक्विड बह के कहीं नहीं जा सकता है, हर पॉइंट का अलग-अलग प्रेशर होने देते हैं। अगर आपने कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बिना डिमिनिश हुए हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जहां-जहां फ्लूइड है। यानी मुद्दे की बात यह है कि हर पॉइंट का प्रेशर उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा जितने अमाउंट का प्रेशर आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया। तो आप देखें A का प्रेशर P एक्सटर्नल से बढ़ा, B का प्रेशर भी P एक्सटर्नल से बढ़ा, C का प्रेशर भी P एक्सटर्नल से बढ़ा। जितना प्रेशर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इज बीइंग इंक्रीज्ड टू ऑल द पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। ओके,
यानी कि पास्कल लॉ ये बता रहा है कि अगर लिक्विड कन्फाइंड है, स्टैटिक है और इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना प्रेशर हम लगा देंगे हर पॉइंट में उतना ऐड कर दो, काम खत्म। क्या बात है, ये सुंदर पास्कल लॉ है। इसकी डेफिनेशन, पहली बात आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात, पिक्चर देखिए, पिस्टन है, लिक्विड है, यहां पर छेद बना रखे हैं, आप बाहर से कोई प्रेशर बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, जो डायग्राम में दिखाया गया है, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो आपने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। एक्सटर्नल प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो जो छेद है वहां से जो पानी निकलेगा साहब हर जगह पर उतना ही प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ जाएगा और उतना ही इंक्रीमेंट रेट ऑफ फ्लो का हर जगह हो जाएगा। नीचे ज्यादा ऊपर कम फ्लो हो सकता है, लेकिन जो इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ फ्लो है वो इंक्रीमेंट हर जगह बराबर बराबर आएगा। जितना दबाएंगे ऐसा नहीं पाया जाएगा कि सिर्फ बॉटम से लिक्विड निकल रहा है, ऊपर भी लिक्विड उतनी ही रफ्तार से निकलेगा। क्या बात, ये डेमोन्स्ट्रेशन, जी हाँ डेमोन्स्ट्रेशन पास्कल्स लॉ का, सिंपल। इसके एप्लीकेशन पर सवाल पूछे जाते हैं। दो प्रकार की एप्लीकेशंस हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाएंगी, अपने स्कूल एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। कौन से दो एप्लीकेशंस हैं इसके? तो सबसे पहले जो इस पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसा डिवाइस है जो ये कहता है कि आप किसी बहुत भारी भरकम लोड को बहुत कम फोर्स लगाकर उठा सकते हैं, यानी जो एफर्ट आप लगा रहे हैं वो कम हो, लेकिन जो लोड आप उठा रहे हैं वो ज्यादा। यानी कि 10 किलो का वेट रखकर आपने 30 किलो उठा दिया, 100 किलो का वेट रख के 500 किलो उठा दिया, इस तरह का कुछ डिवाइस बनाना कहलाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है वो देखिए, ये डिजाइन जो बना हुआ है दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक, यहां पर आप देखें तो जो यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 लिया हुआ है। यहां पर हम कुछ F1 फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, F1 फोर्स अप्लाई करते हैं। F1 फोर्स से जो P1 डेवलप होगा वो F1 बाई A1 डेवलप होगा। ये प्रेशर आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हुआ तो वो हर पॉइंट पर बराबर बराबर का इंक्रीमेंट लेकर आएगा। बराबर बराबर का इंक्रीमेंट लेकर आएगा तो इस जगह पर भी जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब जितना भी इंक्रीमेंट आया प्रेशर का वो तो P1 ही आया। अब इस P1 प्रेशर की वजह से जो यहां पर फोर्स आएगा जिसे हम F2 कह रहे हैं वो आएगा P1 इंटू A2, ऐसा कुछ आएगा। कहोगे ये कैसे, P1 क्यों लिख रहे हो, P2 लिखना चाहिए? नहीं, जो प्रेशर वहां अप्लाई किया वही प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहां आया और वही प्रेशर एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करेगा। तुम कहोगे F2 इक्वल टू P1 इंटू A2। यार गौर से सोचो तो इस जगह पर प्रेशर सेम था, एरिया क्योंकि तुमने इस बार बढ़ा दिया, ये एरिया बहुत बड़ा कर दिया, तो एरिया के बढ़ने से क्या फोर्स नहीं बढ़ी? जवाब है बढ़ी। तो फिर तुमने बहुत कम फोर्स अप्लाई करके बहुत बड़ी फोर्स को उठा दिया, कार की लिफ्टिंग कर दिया। आप चाहे तो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। F1 को देखेंगे तो लिखेंगे P1 इंटू A1 और F2 को देखेंगे तो लिखेंगे P1 इंटू A2। अब ध्यान रखना इसमें P2 का केस कहीं भी नहीं आ रहा है, ना P2 का केस आ रहा है ना तुम्हें लाना है। उसका कारण क्या है कि P2 का सीन है ही नहीं। इंक्रीमेंट जितना 1 पर हो रहा है इंक्रीमेंट उतना ही 2 पर हो रहा है, तो P1 P2 सब बराबर हो गया, इस वजह से ऐसा लिख ले रहे हैं। अब जरा F2 अपॉन F1 को देखो तो F2 अपॉन F1 तुम लिखोगे P1 इंटू A2 अपॉन P1 इंटू A1। P1 कट गया, तो जब P1 कट जाएगा तो तुम्हारे पास F2 अपॉन F1 का रेशियो जो है वो A2 अपॉन A1 आएगा। और ये शानदार सा रेशियो बता रहा है कि आपका सेकंड वाला एरिया जितना बड़ा होगा सेकंड वाली फोर्स उतनी बड़ी होगी। मान लीजिए आपने उधर के पिस्टन और इधर के पिस्टन में 100 टाइम्स का एरिया का रेशियो रखा, तो अगर 100 टाइम्स का एरिया का रेशियो है तो आप 1 किलो की फोर्स लगा के 100 किलोज उठा सकते हैं। अगर आपका ये एरिया का डिफरेंस 1000 टाइम्स का है तो आप 1 किलो की फोर्स लगा के 1000 किलोज उठा सकते हैं। तो दिमाग में क्या रखना है, पास्कल लॉ का इस्तेमाल करना है, एक ऐसा कुछ सिस्टम बना लेना है। सिस्टम बनाने के बाद यहाँ पर एरिया कम रखना है, आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एरिया कम है तो कम एरिया ज्यादा प्रेशर।
जितना प्रेशर डेवलप हुआ वो हर लिक्विड के पॉइंट पर हर जगह पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उतना ही प्रेशर जितना आपने एक्सटर्नली लगाया वो प्रेशर यहां भी दौड़कर आया। अब इस जगह पे भी उतना ही प्रेशर जितना आपने P1 अप्लाई किया। अब इस प्रेशर की वजह से इधर के एरिया पर कोई ना कोई फोर्स आ जाएगा जिसे तुम F2 कह रहे हो, और फोर्स का फॉर्मूला होता है जितना प्रेशर है इनटू जितना एरिया है। प्रेशर उतना ही है जितना तुमने डेवलप किया, लेकिन एरिया तो इस बार तुमने बड़ा कर दिया। जिस जगह पर लोड को उठाना है अगर उस जगह का एरिया बड़ा कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स डेवलप की जा सकती है। इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। मशीन्स वगैरह उठाने के काम में आता है, इस तरह के लोड्स उठाने के काम में आता है। अच्छा साहब, जैसे मान लो हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही एक क्वेश्चन बोल देते हैं आपको कि आपके पास कोई हाइड्रोलिक लिफ्ट है इस तरह से, यहां का जो एरिया है वो A है और यहां का जो एरिया है वो 3A है। 3A क्या है? 5A कर लो, ठीक। यहां पर एक गोलू नाम का बच्चा खड़ा है। इस गोलू बच्चे की जो वेट है वो 80 किलो है। यहां पर एक चुन्नू नाम का लड़का खड़ा है। चुन्नू जी की जो वेट है या मास है वो m है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ यार चुन्नू का कितना वेट होना चाहिए ताकि हम इस गोलू को उठा सकें। 80 किलो के गोलू को उठा लें। चुन्नू अपने वेट से उसे बैलेंस तो नहीं कर सकता, लेकिन पास्कल लॉ की मदद से हम इसे बैलेंस करवा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए बैलेंसिंग तो होकर रहेगी। चलो बैलेंसिंग करवा देते हैं चुन्नू। हमने कहा यार गौर से देखो, यहां पर जो प्रेशर ये फोर्स आएगी वो फोर्स आएगी m इंटू जी, जिसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा वो होगा mg अपॉन एरिया। व्हाटएवर बी द एरिया इज गिवन रहेगा, नंबर्स में भी ले सकते हैं। सेम प्रेशर बेटा यहां भी डेवलप हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला बन गया mg अपॉन एरिया। इसकी वजह से यहां पर एक फोर्स लग जाएगी, जो फोर्स का फॉर्मूला होगा प्रेशर इंटू 5A, दूसरा वाला एरिया। क्लियर है मेरी बात? अब गौर से देखो, इस गोलू का वेट 80G डाउनवर्ड्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? जवाब है हाँ। ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स जब बराबर हो जाएंगी तो दुनिया तरक्की करने लग जाएगी। तो हम कहने लग जाएंगे कि ऊपर वाली फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 80G, और जब ऐसा हो जाएगा तो बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग का मतलब हमारा चुन्नू हमारे गोलू को बैलेंस कर लेगा। तो F की जगह क्या लिखे? प्रेशर इंटू 5A इक्वल टू 80G। और प्रेशर की जगह क्या लिखे बेटा? प्रेशर की जगह लिखे mg अपॉन एरिया इंटू 5A इक्वल टू 80G। या g से g को काट दो, एरिया से एरिया को, तो तुम्हें यहां से ऐसा मालूम पड़ेगा कि m की जो वैल्यू है वो तो 80/5 आ रही है। और 80/5 आने का क्या मतलब है? 16 किलो, 16 kg। बहुत नन्हा सा बच्चा बहुत गेंडे बच्चे को उठा ले रहा है। ठीक, अच्छी बात है, वेरी गुड। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से सोचो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से सोच सकते हो। F2 अपॉन F1 इक्वल टू A2 अपॉन A1। तुम जानते हो कि तुम्हें 80 किलो उठाना है, यानी F2 80, और जो चुन्नू है उसका वेट m है, एरिया 2 5A है, और एरिया 1 को देखो तो वो तो A है, ये कट गया। तो m की वैल्यू डायरेक्ट 80/5, जिसकी वैल्यू 16 आ रही है। आप यहां से चाहते तो यहां से भी निकाल लेते, मैंने लॉजिक के साथ चीज बताई, आप चाहे तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, दोनों ही, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आया करते हैं। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसको हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहा करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स किसी फास्ट मूविंग व्हीकल को जो भारी भी हो उसे रोकने के लिए लगाना हो, लेकिन उतना फोर्स हम अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो कम फोर्स को मल्टीप्लाई करके फोर्स को बढ़ाया कैसे जाए, वो चीज हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाती है। गौर से देखिए क्या आप देखें तो ये रिम ऑफ व्हील है, जो आखिरी वाला हिस्सा है जो ये लिखा हुआ है, ये रिम ऑफ व्हील है। रिम ऑफ व्हील का मतलब जो टायर घूम रहा है बेसिकली उसके अंदर लगा हुआ रिम, जो लोहे का, स्टील का या किसी भी मेटल का होगा, जिसके ऊपर ये ब्रेक शू ये जा करके चिपक जाएगा और फ्रिक्शन से फिर गाड़ी रुकेगी। ठीक, ये ब्रेक शू अंदर वाला जो है। अच्छा, ये स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग क्या करेगा, जब ब्रेक शू इस पे चिपकेगा और फिर आप ब्रेक को रिलीज करोगे, छोड़ दोगे ब्रेक को, तो ये स्प्रिंग इसको रिस्टोर करके ब्रेक शू को वापस ले आएगा और रिम से दूर कर देगा ताकि रिम दोबारा से आराम से घूम पाए। मैकेनिज्म क्या है, गौर से देखिए। ये आपका पेडल है, इस पेडल पर इस प्रकार से फोर्स लगाकर आप इस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये आगे की तरफ घूमता है, तो जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ घूमता है, यहां से तो ये हिंज है, तो इस पर फोर्स आगे की तरफ लगती है। पिस्टन पर आपने आगे फोर्स लगाई, जो फोर्स आपने लगाई उसे F बोल देते हैं, ठीक, एक्सटर्नल ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पर आपने कुछ प्रेशर जनरेट किया जिसे बोलेंगे F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एरिया। ये पिस्टन पे आपने प्रेशर जनरेट किया। पास्कल लॉ काम कर रहा है। पास्कल लॉ कह रहा है लिक्विड अगर फ्लो नहीं कर रहा तो जितना प्रेशर तुम बाहर से लगाओगे उतना प्रेशर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर बराबर बिना डिमिनिश हुए। तो ये जितने पॉइंट्स मैं बना रहा हूं, जितना प्रेशर मैंने एक्सटर्नली लगाया उतना ही प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट का बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ चुका है। तो इन पॉइंट्स का भी बढ़ गया। अब प्रेशर साहब यहाँ पे P ही है, लेकिन यहाँ का एरिया कुछ A2 है, यहाँ का एरिया मैं A1 बोल देता हूँ। पहला एरिया बहुत कम था, तो जहां पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं A1, उसे तो स्मॉल रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल रखने का फायदा ये कि अगर आप छोटा एरिया रखेंगे तो जितनी भी कम फोर्स लगाएंगे छोटे एरिया की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हुआ। अब जहां पर फोर्स आप चाहते हैं कि आउटपुट में आपको फोर्स मिले, उस जगह का एरिया आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए। A2 जो है वो कैसा होना चाहिए, A2 लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर A2 बड़ा है तो जो प्रेशर आपने अप्लाई किया इनटू दिस बड़ा वाला एरिया बिकम्स अ बड़ी वाली फोर्स, तो इसकी वजह से ये बाहर की दिशा में एक F2 फोर्स आएगी, ठीक। और ये जो F2 फोर्स आएगी ये वही अप्लाई किया गया एक्सटर्नल प्रेशर इनटू नया बड़ा वाला एरिया A2, ये फोर्स हो जाएगी आपकी। अब आप जानते हैं कि अगर आपने एरिया को बड़ा रखा तो फिर ये F2 फोर्स का फॉर्मूला बनेगा बेटा प्रेशर इनटू एरिया 2, और प्रेशर का अगर फॉर्मूला देखें तो आप लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाई डिवाइडेड बाय A1 टाइम्स A2। अब इसको आप F एक्सटर्नल अलग लिख लें और A2 अपॉन A1, ये वही एग्जैक्ट चीज लिख दी गई है जो आप अभी पास्कल्स लॉ के लिए पढ़कर आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये रहा आपका पास्कल लॉ का नन्ना मुन्ना सा एक बढ़िया यूज। अब आप देखिए आपको कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो आपको इस गाड़ी को रोकने के लिए जो ब्रेक अप्लाई करना है उसमें 500 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो 500 न्यूटन के फोर्स से गाड़ी रुकेगी, आपको 500 लगाने की जरूरत नहीं। ये जो रेशियो लिखा हुआ है एरिया का, अगर इसकी वैल्यू 100 की हो गई तो इसका मतलब मुझे सिर्फ 5 न्यूटन लगाना है। 5 न्यूटन इंटू 100 500 न्यूटन बना, और ब्रेक शू पर 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ब्रेक शू जाके चिपक जाएगा रिम पर घिसेगा, फ्रिक्शन 500 न्यूटन का आएगा, बिंदास गाड़ी रुक जाएगी। 500 न्यूटन की डिमांड थी, आपको लगाना पड़ा 5 न्यूटन। ये है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एकदम सिंपल सी चीज। और नीचे एक बेस लगा हुआ है लॉजिकल, इस पे ये ग्लाइड भी करेंगे, और ग्लाइड नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, लिक्विड फ्लो कर जाएगा। तो ये वो हिस्से हैं जो अपने पिस्टन को लिक्विड के साथ इसमें ग्लाइड करने दे रहे हैं। ये ब्रेक शू इसी पे जुड़े हुए हैं, ये आगे जाएंगे, चिपकेंगे, और फिर जैसे ही यहां से फोर्स रिलीज करेंगे, खत्म करेंगे, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज होगा तो फिर यहां का भी प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो स्प्रिंग जो स्ट्रेच हो चुकी है ये इन्हें वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर खींच लाएगी, ब्रेक रिलीज हो जाएगी। कम फोर्स लगाकर बहुत बड़ी फोर्स डेवलप करना, ये कहला रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। और बड़े काम की चीज है, गौर से आप देख लीजिए इसे, बड़े काम की चीज है, इतने इंपॉर्टेंट, और ये भी आपके पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिमाग में रखिए, इसकी लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार लेबलिंग भी आपको बोल देता हूं। ये फुट पेडल है जहां पे आप फोर्स लगाते हैं, ये पिस्टन A नाम दिया गया है डायग्राम में। पिस्टन A नाम देना इज नॉट वेरी नेसेसरी, आप उसे पिस्टन सिंपल बोल सकते हैं। नंबर देना पड़ेगा कि हाँ ये फर्स्ट पिस्टन है, सेकंड पिस्टन है, इस वजह से वो कर दिया। इसके अंदर जो ब्लू कलर है ये लिक्विड भरा हुआ है, कोई ऐसा लिक्विड है जो कि इनकंप्रेसिबल हो और साथ ही साथ ये नॉन विस्कस हो तो ज्यादा ही अच्छा है, नॉन विस्कस हो, ठीक, बढ़िया। उसके बाद ये पाइपलाइन जिसको R नाम दे दिया है। R सिर्फ डायग्राम को अच्छा करने के लिए, या ये कह लो कि लेबलिंग के टाइम पर हम चीजों को नाम दिया ही करते हैं तो दे दिया है, बाकी R शब्द का कोई लॉजिक नहीं है। पाइपलाइन है ये बेसिकली, जहां पर फ्लूइड फ्लो करके जाएगा।
और ये पाइपलाइन बेसिकली आगे तक बिछी हुई है, ये नीचे लिक्विड आ रहा है, बस प्रेशर ट्रांसमिट करने के लिए हमें लाइन तो बनानी है। और ये जो है ये कहला रहा है पिस्टन 2। पिस्टन 2 का मतलब पिस्टन वो चीज जो लिक्विड पे ग्लाइड करे, आगे और पीछे जा सके। उसी तरह ये जो लगे हुए हैं दोनों, ये पिस्टन्स हैं, ये पिस्टन आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हैं, जो पानी को बहना अलाउ नहीं करेंगे, लिक्विड लीक नहीं करेगा इनसे। ये इसका बेस है और ये भी टॉप है, जिससे पानी बाहर नहीं जाएगा, लिक्विड बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसको B1 B2 लिख कर दिया गया है डायग्राम में। इनको B1 और B2 पिस्टन बेसिकली दूसरे पिस्टन है। मैंने आपको पहले ही बताया, अंदर वाली चीज ब्रेक शू है। ये ऐसा मटेरियल है जो कि अपने रिम से, बाहर वाली चीज ये रिम है, इस रिम से जाके टकराएगा। हमेशा ध्यान रखें जो ब्रेक शू है वो ऐसे मटेरियल का बना होता है जो हमारे रिम से थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब दो चीजें रब करती हैं तो घिसती वही चीज है जो कम स्ट्रांग होती है, कम हार्ड होती है। लेस हार्डर मटेरियल गेट्स रब्ड अप, घिस जाती है, और जो हार्डर मटेरियल होता है वो नहीं घिसता है। तो ब्रेक शू घिस घिस के खत्म हो जाएगा, उसको हम एक्सचेंज कर देंगे, पर रिम पर खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिम बर्बाद होने से हम बचा लेते हैं, ब्रेक शू चेंज करते रहते हैं। तो ये इसका एक तरीका है। बाकी सिलेंडर ब्लेंडर है, ब्रेक शू है, स्प्रिंग है, मैंने आपको बताया ये स्प्रिंग है। ये क्या करती है, रीस्टोर करने का काम करती है। जब भी आपके पास आपका मटेरियल, आपकी ब्रेक शू चिपक गया, फिर आपने ब्रेक रिलीज करी तो ब्रेक शू चिपका ही रहेगा, तो चलाओगे कैसे आगे? तो इसे वापस लाने के लिए आपने भारी भरकम स्प्रिंग भी लगा रखी, रिम है, काम खत्म। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए। इसके बाद हम लोग अपने आज के थर्ड टॉपिक हमारे एजेंडा, जो कि फ्लूइड स्टैटिक्स से प्रॉब्लम न्यूमेरिकल के तौर पे पेपर में आती है, दैट इज यू ट्यूब प्रॉब्लम्स। मैं कोई प्रॉब्लम लिख कर नहीं लाया हूं आपके लिए। लिख कर लाने से मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं भविष्य में बदलूं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सामने लिखने से ज्यादा अच्छा होता है। और पहले से लिख के लाने पर चीजें ऑलरेडी अंडरस्टूड होती हैं, तो वो मेहनत कम करने से बात बनती नहीं। असर तभी है जब ज्यादा से ज्यादा मेहनत खुद की जाए। देखिए बेटा, यू ट्यूब क्या है? एक ऐसी ट्यूब जो यू शेप की हो। यू का मतलब एक इन्वर्टेड कॉलम है, और उसके बाद जुड़ा हुआ एक और वर्टिकल कॉलम है जो इससे अटैच्ड है, काम खत्म। यही यू ट्यूब। आपको यू दिखाई दे रहा होगा, और ज्यादा यू बनाना है तो मैंने इसको रेक्टेंगल टाइप शेप दे दिया है। आप रेक्टेंगल ना दो, थोड़ा सा गोल घुमा लो, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन वाले कर्सर को पकड़ रखा है, तो स्ट्रेट ही बनाएगा तो कर्व नहीं बनेगा, इसलिए मैंने ऐसा बना लिया। दिस इज कॉल्ड यू ट्यूब। दो वर्टिकल कॉलम्स को बॉटम पर जोड़ दिया जाए। मैंने यहां पर क्या किया, एक की लगा दी। ठीक, की लगाने के बाद मैंने इनमें लिक्विड भरे। यहां तक, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ। की लगने का मतलब ये है कि बेसिकली अब लिक्विड रुके हुए हैं की वजह से। और ये जो हाइट है इसे हम h1 बोल देते हैं, और ये जो हाइट है इससे हम h2 बोल देते हैं। लिक्विड जो है वो एक ही है, इस लिक्विड की डेंसिटी भी रो है और इस लिक्विड की डेंसिटी भी रो है। मैंने जानबूझकर डेंसिटी सेम ली है ताकि चीजें थोड़ी शुरुआत से बिल्कुल जमीन के धसे हुए लेवल से शुरू करेंगे, फिर धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि की जो लगाई हुई है, जो पानी को सेपरेट कर रही है, लिक्विड को सेपरेट कर रही है, की इज रिमूव्ड। फाइंड लेवल ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स का लेवल पता करिए आफ्टर द की इज रिमूव्ड। की के हट जाने के बाद क्या कॉलम का लेवल हो जाएगा। सस्ता सवाल है, टफ नहीं है। देखिए, कॉलम के बाद ये सब होने के बाद क्या होगा वो समझना। सबसे पहली चीज, आपके पास एक बढ़िया कॉलम था, आपने कॉलम बनाया, इस तरह से यहां पर ये बनाया, ये देखिए। अब जब की रिमूव हो गई तो हमें नहीं पता कि लिक्विड कहां कहां तक होगा,
सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में कहां कहां तक आया होगा वी डोंट नो। हालांकि ये बात सच है कि तुम्हें दिख रहा होगा कि बराबर बराबर हाइट हो जाने वाली है, लेकिन मैं फिर भी बराबर हाइट नहीं मान रहा हूं, मान लेता हूं कि ये h1 कुछ x हाइट है, ये बोल देता हूं, और फिर बोल देता हूं कि ये वाला कॉलम जो है y हाइट तक चढ़ा हुआ है और इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम लिक्विड को स्टैटिक अवस्था में देख रहे हैं, ये दौड़ नहीं रहा है। दौड़ नहीं रहा है का मतलब अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी एक लाइन इमेजिन करें जो हॉरिजॉन्टल है, इक्वी प्रेशर है, तो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे ए का प्रेशर और बी का प्रेशर आपस में बराबर होगा। ए पर प्रेशर ये कॉलम डेवलप कर रहा है, बी पर प्रेशर ये कॉलम डेवलप कर रहा है, तो आप कहोगे ए पर प्रेशर पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एक्स के बराबर, और बी पर प्रेशर पी एटमॉस्फेयर और रो जी वाई के बराबर। तो हम लिख लेते हैं पी नॉट प्लस रो जी वाई के बराबर। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बेटा रो जी एक्स इक्वल टू रो जी वाई। रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा x इक्वल टू वाई। और जो आपको कॉमन सेंस से दिख रहा था, क्योंकि डेंसिटीज बराबर की हुई हैं, इस वजह से लिक्विड के कॉलम्स बराबर हाइट पे ही सेटल होने वाले हैं, वो x बराबर y आया। लेकिन x इक्वल टू y तो नजर आया, बट अल्टीमेटली वो कितना है? तो गौर से देखो, यहां का कॉलम भी x ही है और यहां का कॉलम भी सो कॉल्ड x ही है, क्योंकि x और y आपस में बराबर है। तो आज की तारीख में टोटल कॉलम की हाइट कितनी है? 2x, x और x 2x, और पहले कितनी थी? h1 प्लस h2। तो हम लोग लिख लेते हैं टोटल हाइट h1 प्लस h2। अब लिक्विड ना कंप्रेस हो रहा है ना एक्सपैंड हो रहा है, तो जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से जो हाइट है कॉलम की, टोटल हाइट ऑफ द कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट। तो फिर x की जो वैल्यू आ रही है वो h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2, और यही वैल्यू बेटा y की भी आएगी। तो आपको दिखाई दिया कि दोनों मीन हाइट पर सेटलमेंट कर लेंगे, और ये इसलिए भी है क्योंकि डेंसिटीज हमने बराबर ले रखी है। अब डेंसिटीज बराबर ना लेके डेंसिटीज को बदल कर खेल करते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। वही कॉलम है बेटा, है? ये रहा, ध्यान रखना कि मैंने जो कॉलम्स बनाए हैं इनका जो एरिया है यानी थिकनेस जो है उसे बराबर ही माना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन है हमारे लिए, थिकनेस में कोई परिवर्तन नहीं। बीच में कहीं हमने एक की लगा दी और यहां पर कोई एक लिक्विड भरा, यहां पर कोई दूसरा लिक्विड भरा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हाइट हमने कॉलम में इसे दी, वही हाइट हमने कॉलम में इस लिक्विड को भी दी, ऊपर से एक्सपोज्ड ही है। और पहले वाले लिक्विड की डेंसिटी हम रो ले रहे हैं और दूसरे वाले कॉलम में लिक्विड की डेंसिटी हम 2 रो ले रहे हैं, डबल भारी। और फिर कह रहे हैं कि फाइंड लेवल ऑफ कॉलम्स when he is removed। की को रिमूव करने के बाद कॉलम की हाइट्स आप डिस्कस करिए कितनी हुई। बड़ा ही सस्ता सवाल है। मान लेते हैं कि कॉलम को रिमूव करने के बाद, की को रिमूव करने के बाद कॉलम की कुछ दुर्दशा हो जाएगी, उसकी कुछ हाइट वाइट बदल जाएगी। बदलने देते हैं, क्या बुराई है? ये ऐसा कुछ ये, अब यहां से ये ऊपर इस तरह से, और हम मान लें कि मान लो ये सेटलमेंट होगा, लेकिन बॉटम पर प्रेशर h हाइट की वजह से रो लिक्विड का कम प्रेशर डेवलप करेगा,
टू रो वाला h हाइट की वजह से ज्यादा प्रेशर डेवलप करेगा, एक ही पॉइंट पर, एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और वो प्रेशर डिफरेंस लिक्विड को फ्लो कराएगा। तो भारी वाला पानी जो है वो नीचे होएगा और हल्का वाला पानी जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो लिक्विड बच्चा राइज करेगा ऊपर की तरफ, कितना राइज करेगा मुझे नहीं पता। तो लेट्स अज्यूम कि भाई साहब जो है वो x राइज कर गए और जो हमारा ये वाला लिक्विड थोड़ा सा x नीचे आ गया है और यहाँ पर व्हाइट वाला थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। मैंने अभी ऑरेंज वाले को ऊपर चढ़ते हुए और व्हाइट वाले को और ऊपर चढ़ते नहीं माना है, कुछ ऐसा थोड़ा सा एज्यूम करें कि कहीं मेरी h हाइट थी, ये h हाइट थी, ठीक। और ये जितना नीचे आ गया इसमें जो डिप्रेशन आया वो x का है, तो इन भाई साहब में जितना इंक्रीमेंट आया वो भी x का है। और इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद तुम देखोगे कि जो बॉटम पर प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा। बॉटम पर प्रेशर बराबर होने का मतलब ये A पॉइंट और ये बच्चा B पॉइंट, तो लॉजिकली तुम कहने वाले हो कि A का प्रेशर और B का प्रेशर अगर बराबर नहीं हो रहा है तो अभी कॉलम अपने आप को सेट कर रहा है, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है, कभी ना कभी सेटलमेंट हो जाएगा। एंड आफ्टर सेटलिंग द कॉलम्स हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। PA बराबर PP होने का मतलब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ चुके हैं। तो PA, A पर कौन सा प्रेशर है, तो सबसे पहले A का प्रेशर लिखने की कोशिश करो। तुम कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो जी। अब कितनी हाइट है कॉलम की, पहले h थी अब x और बढ़ गई, तो क्या लिखोगे, लिखोगे h प्लस x। B के प्रेशर को देखो, तो B का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी, पहले रो जी की जगह लिखना चाहिए 2 रो जी, क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 रो है ऑरेंज वाले लिक्विड की। पहले h कॉलम था अब x कम हो गया, तो हम यहां क्या लिख रहे होंगे बेटा, हम लिख रहे होंगे यहाँ पे h माइनस x इस तरह से। और तुम जानते हो PA बराबर PB, तो PA इक्वल टू PB लगा दीजिए, तो आपके पास मिलेगा P नॉट प्लस रो जी h प्लस x दैट इज इक्वल टू P नॉट प्लस 2 रो जी और यहाँ पे h माइनस x। आप P नॉट से P नॉट को पहले काटिए, फिर आप लिखिए रो जी h प्लस x और फिर यहाँ लिखिए 2 रो जी h माइनस x। रो जी से रो जी कैंसिल, आपके पास h प्लस x की वैल्यू आ गई 2h माइनस 2x। इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो बन गया आपके पास 3x इक्वल टू h, x की वैल्यू आ गई बेटा h बाय 3। यानी कि जो राइट वाला कॉलम है वो h माइनस h बाय 3 बचा, x की वैल्यू h बाय 3 आ रही है ना, तो पहले h था और अब h बाय 3 कम हो गया, तो हमारे पास शायद बच रहा है 2h बाय 3, ठीक। और जो अब कॉलम है लेफ्ट वाला, ये पहले h था और उसमें h बाय 3 ऐड हो गया, तो हमारे पास 4h बाय 3 ये हाइट आ गई फाइनल। तो कॉलम्स की आपने फाइनल हाइट भी बता दी। आसान है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सस्ते हैं। और खेलें, एक सवाल और करते हैं इस पे। देखिए ये यहां से एक ये से हमने यहां पर भी एक की लगा दी और यहां पर भी एक की लगा दी, इसको बोलेंगे की 1 और इसको बोलेंगे की 2। यहां पर अब हम जो लिक्विड वगैरह भरेंगे वो देखें। ये यहां पर वाइट लिक्विड भरा गया, नीचे भरा गया कुछ ब्लू टाइप का लिक्विड, सम इमिसिबल है, ध्यान रखना जितने लिक्विड्स हैं ये मिसिबल नहीं है, मिक्स होने वाले नहीं है। तुम सोचोगे मिक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं, वरना मिक्स हो गए तो नई डेंसिटी बन जाएगी ना इनकी, और नई डेंसिटी बन जाएगी तो फिर वो बराबर बराबर हाइट पे सेटल होने वाले हैं। तो ये अलग अलग हाइट का जो सेटलमेंट है ये तभी सत्य है जब लिक्विड्स इमिसिबल हो। तो ये अंडरस्टूड है कि हमें इमिसिबल लिक्विड्स दिए गए, इफ द लिक्विड्स आर मिसिबल टू ईच अदर तो फिर वो बराबर हाइट पे सेटल हो जाएंगे। अच्छा सर, पहली कहानी, ये जो लिक्विड दिया गया ये रो डेंसिटी का,
ये जो लिक्विड दिया गया ये 2 रो डेंसिटी का, और ये जो लिक्विड दिया गया ये 3 रो डेंसिटी का। हम मान लेते हैं बेटा कि जो हाइट दी गई कॉलम की वो यहाँ भी h, और जो हाइट यहाँ दी गई वो भी h, और फिर कह रहा है वही फाइंड हाइट्स ऑफ कॉलम when K1, K2 are removed। K1 K2 को रिमूव कर दिया गया, उसके बाद बताइए क्या सीन होने वाला है। बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट्स सपोज कि K1 K2 को रिमूव किया गया, तो सबसे पहले ने यहां से रिमूव करो धीमे धीमे स्लोली स्लोली, ये रिमूव हुआ। फिर साहब यहां से भी रिमूव करो K1 को, तो तुम ऐसा पाओगे कि सर जो लिक्विड यहाँ ब्लू कलर का था वो कम डेंसिटी का है, और यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला है ज्यादा डेंसिटी का है। बॉटम पर जो प्रेशर है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करना बच्चों, जिसको मैं बहुत ध्यान से बना रहा हूँ, इस बॉटम लाइन को, यहाँ इस बॉटम लाइन में इस पॉइंट को आप B बोल दें और इस पॉइंट को आप A बोल दें, तो A और B का प्रेशर बराबर नहीं है, क्योंकि ऊपर कॉलम रो डेंसिटी का H हाइट का है, यहाँ 3 रो डेंसिटी का H हाइट का। हाइट बराबर है, डेंसिटी ज्यादा है, तो B का प्रेशर ज्यादा और A का प्रेशर कम। तो B वाला जो है ये नीचे आएगा कॉलम पर, ये वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे तीसरा लिक्विड भरा हुआ है, तो लॉजिकली ये नीला वाला इधर चढ़ेगा और ये ऑरेंज वाला नीचे आएगा। तो थोड़ी देर के बाद की पिक्चर ये हो जाएगी, आप ये पाएंगे कि यहां से थोड़ा सा ऑरेंज वाला जो फ्लूइड है वो बच्चा नीचे सेटल होने लगा इस तरह से, और फिर आप पाएंगे कि यहां से जो ब्लू वाला फ्लूइड है वो ऊपर सेटल होने लगा, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। भाई लिक्विड का वॉल्यूम तो कंजर्व है ना, अगर यहां से लिक्विड को धक्का मारोगे तो ऊपर ही तो चढ़ेगा, तो व्हाइट वाला खत्म थोड़ी हो जाएगा। व्हाइट वाला तो उतना ही है जितना H हाइट का कॉलम था, तो अगर नीला वाला चढ़ा तो पानी पूरा वाला जो व्हाइट वाला है वो पूरा का पूरा ऊपर चढ़ गया, तो ये और ऊपर चढ़ गया। अब अगर तुमसे कोई कहे कि नहीं नहीं मुझे ये बताओ व्हाइट कॉलम की हाइट कितनी है, तो कोई बच्चा तुरंत कहेगा व्हाइट की हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पूरा कॉलम व्हाइट रखा हुआ था, उसे तुमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो उस H हाइट में कोई परिवर्तन नहीं। ये जो ब्लू वाला है ये ऊपर X आ गया, तो कॉमन सेंस है कि तुम देखोगे कि ये जो ऑरेंज वाला है ये पुरानी H हाइट से, इस H हाइट से X नीचे आएगा, क्योंकि हमारा ब्लू वाला X ऊपर गया है और ये नीचे आ गया है। तो आज की तारीख में ये जो हाइट है ये X है, X नीचे आया ऑरेंज वाला, व्हाइट वाला पूरा कॉलम ऊपर चढ़ा, उसके कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन नीला वाला का नया X कॉलम बन गया। इस तरह का सीन रहेगा, और ये जो हाइट अब रहेगी B पॉइंट से, ये रहेगी H माइनस X। अब आप देख रहे हैं कि B पॉइंट और आप देख रहे हैं कि जो A पॉइंट है इनका प्रेशर बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे, तो आप क्या कहने वाले हैं बेटा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर प्रेशर एट A मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट B। A और B का प्रेशर रहेगा सेम। B का प्रेशर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, B पर एक आदमी की वजह से प्रेशर है, देखना एक तो P0 और फिर डेंसिटी लिक्विड की जो है वो 3 रो है G, और हमारे पास कॉलम आज की तारीख में H माइनस X का बचता है, लेकिन A पॉइंट पर 3 वजह से प्रेशर है, एक एटमॉस्फेयर, एक व्हाइट वाला कॉलम और एक ब्लू वाला कॉलम। एटमॉस्फेयर को सीधा लिखा P0 प्लस व्हाइट वाला कॉलम तो रो G H के बराबर है, क्योंकि इस H हाइट में तो कोई परिवर्तन आया नहीं, पूरा लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है, प्लस 2 रो G और X ये बन गया। बात पहले पड़ी को X ऊपर आया तो 2 रो का लिक्विड वहां भी आ गया, और P0 से P0 काट दीजिए, हमारे पास बचता है बेटा रो G H प्लस 2 रो G X इक्वल टू 3 रो G ऑफ H माइनस X। आप रो जी और रो जी काट सकते हैं, हमारे पास बचेगा H प्लस X इक्वल टू 3H माइनस 3X। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो आपके पास आएगा X प्लस 3X इक्वल टू 3H माइनस H। यहाँ पे देखेंगे तो बेटा बनेगा 4X इक्वल टू व्हाट, 2H, और अब आपके पास X की वैल्यू आ गई 2/4H, यानी X की वैल्यू आ गई बेटा H/2। जब आपके पास X की वैल्यू अवेलेबल है तो आप तुरंत ही कमेंट कर सकते हैं बाकी सारी हाइट्स पर। लेफ्ट कॉलम की जो टोटल हाइट है
व्हाइट वाले की h और भाई साहब x की h/2 यानी कि h प्लस h/2 टोटल हाइट है। और इसकी टोटल हाइट पहले h हुआ करती थी और अब h माइनस h/2 हो गई, यानी फाइनल h/2 हो गई बेसिकली, h माइनस h/2। ये टोटल हाइट बची आज इसकी, यहां तक नहीं, जहां बचा है वहां तक की, यहां तक की ये हाइट h/2 बची और यहां हाइट 3h/2 हो गई। तो ये फाइनल हाइट्स, ये यूट्यूब प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है कि ये पूछी जाती हैं। सस्ते सवाल है, आराम से हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट लेवल बराबर करने का नहीं, कॉन्सेप्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर करने का। जैसे हम लोगों ने मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट सीखा था, बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट सीखा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है कि इक्विलिब्रियम आएगा तो सेम लेवल पे प्रेशर बराबर हो जाएगा। फिलहाल आज का एजेंडा हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम बायंसी के सवाल कर रहे होंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। पूरे साल का कोर्स हमारे साथ पढ़िए, स्लोली पढ़ा रहे हैं, धीमे धीमे काम करा रहे हैं, आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे, इसी मंच पे कराएंगे। और ध्यान रखिएगा पूरा कोर्स एकदम बुना हुआ अच्छी तरह से और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ आपको कराया जाएगा। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी पे आपको पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 4 कोर सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, सीखेंगे बायंसी, अपथ्रस्ट और एपरेंट वेट या लॉस इन वेट। टिल देन, थैंक यू।